अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। हुकूमत की एक और अहम आइनी इदारे के साथ मुहाज़राई का आगाज़ हो गया और उस आइनी इदारे ने एक अहम इजलास बुला लिया है जो पीर के दिन होगा और उस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि जो हुकूमती इक़दामात हैं उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत मामलात को चलाने की कोशिश कर रही है, इससे तो ज़ाहिर होता है कि जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो जो आइनी इदारे हैं उन पर हमला आवर होना है किसी न किसी तरीके से। क्योंकि जो इनका उठान है, जो इनकी पॉलिटिकल उठान है वो बिल्कुल ऐसी ही है, लिहाजा वो अपनी इस रविश पे चलते हैं। किस आइनी इदारे की बात मैं कर रहा हूँ ये मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बम है जो आप पे गिराना है। और वो बम चूँकि बजट के डॉक्यूमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसको तलाश करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए और उसके नतीजे में IMF गवर्नमेंट को 496 अरब रुपए की बजट सपोर्ट देने पर राज़ी हो गई है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने आमादगी ज़ाहिर की है कि वो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करेगी, जो IMF का बेसिक मुतालबा था। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हम बिजली की कीमतों में इजाफ़े पर एतराज़ नहीं है, तरीक़ाकार पर एतराज़ है। लिहाजा हम अपने तरीक़ाकार को थोड़ा सा जो बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा है वो हम अपने तरीक़ाकार के मुताबिक करेंगे। आप हमें कम से कम इस बात की तो इजाज़त दे दें। लेकिन इसके साथ साथ बजट की मंजूरी के फौरी बाद जो हमला होने जा रहा है वो है पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर। क्योंकि बजट अगर मंजूर हो जाता है तो उसके फौरी बाद जो पहला तोहफ़ा मिलेगा बजट का वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में मिलेगा। क्योंकि हुकूमत ने IMF का ये वाला मुतालबा भी, यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाने का जो मुतालबा था जिसका मैंने कल वाले भी व्लॉग में जिक्र किया था, उसको भी तस्लीम कर लिया है। और बजट डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात तहरीर है कि PDL की मद में, यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हुकूमत 21-22 में जो है वो तकरीबन 230 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करेगी। और अगर हुकूमत ने इजाफी रेवेन्यू हासिल करना है तो डेफिनेटली उसने PDL को, यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाना है। जब तक वो इसकी कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे तो वो एडिशनल 230 अरब रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। लिहाजा जैसे ही बजट पास हो जाएगा ये 230 अरब रुपए एक साल के अंदर मेरी और आपकी जेबों से निकालने के लिए हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। और इसके साथ साथ बजट डॉक्यूमेंट्स में और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सामने आई हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हुकूमत ने किस तरीके से इस मरतबा मुल्की निज़ाम चलाया है और कितने अरब रुपए का हमको जो है वो टीका लगाया है इस दयानतदार, पाक, साफ, सादक और अमीन हुकूमत की तरफ से, जो ये कहते थकते नहीं हैं जनाब कि करप्शन तो हमें छू के नहीं गुजरी आज तक और करप्शन का किसी किस्म की कोई मैल हमारे दामन पर नहीं है। लेकिन ये बजट डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि किस कदर नाअहली है और किस तरीके से 16 अरब रुपए गवर्नमेंट ने बजट एलोकेशंस के बग़ैर खर्च कर दिए। 16 अरब रुपए हुकूमत ने उन मद्दों में खर्च किए हैं जिसकी बजट के अंदर किसी किस्म की कोई इजाज़त ही नहीं थी। और ये बजट डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ने कल ख़ुद जारी किए हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1.2 अरब रुपए का हुकूमत को टीका लगा। हुकूमत को क्या टीका लगना है, हमको टीका लगा। और सीधी सी बात है कि हुकूमत ने ये पैसे एक गैर मुल्की कंपनी को अदा किए और इस बात को बजट डॉक्यूमेंट्स की हद तक ही महदूद रखा गया। हमें और आपको इसकी उन्होंने भिनक ही नहीं लगने दी। एक मामला था जो हैदराबाद फ़ंड केस के हवाले से बरतानिया के अंदर ज़ेर समाअत था और इसकी सिर्फ कानूनी चार्जेस की मद में जो लीगल फ़ीस वहाँ पर अदा की गई उसकी मद में हुकूमत ने 1.2 अरब रुपए, यानी कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए अदा किए। और ये अदायगियाँ अबू धाबी, जद्दा और लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशंस हैं उनके ज़रिए अदा की गई हैं। और जिस तरह ब्रॉडशीट को पैसे अदा किए गए थे, इसी तरीके से इस कंपनी को भी हुकूमत की तरफ से खामोशी के साथ नहायत पुरअसरार अंदाज में ये पैसे अदा कर दिए गए। अब 16 अरब रुपए के जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो भी गवर्नमेंट ने किए। अब वो 16 अरब रुपए से क्या किया गया होगा,
कुछ सूट शूट ख़रीदे गए होंगे, या जो बनी गाला के अंदर जो शेरू है, जो जग्गू है, इन किस्म की इनकी को खुराकें आई होंगी। अलबत्ता ये बात होता है कि इस वक्त बनी गाला में एक मामला चल रहा है और उसके लिए देसी घी के वहाँ पे चिराग जलाए जा रहे हैं और एक जो खसूसी अमल है वो जारी है। पता नहीं उस अमल के नतीजे में क्या हासिल होगा, लेकिन जब हम अगले साल का बजट की डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होंगे तो शायद वहाँ पे भी कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस सामने आ जाएं कि जनाब इस किस्म के एडिशनल एक्सपेंसेस में 16 अरब रुपए की हुकूमत ने इजाफी अखराजात किए हैं बजट से हट के, और इसका कोई ऑडिट नहीं है, इस पर अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसके ऊपर अभी तक किसी के कान पर जूं नहीं निकली, लेकिन 16 अरब रुपए हमारी जेबों से निकल कर हुकूमत के खातों में चले गए हैं। अब इस किस्म की बेशुमार छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी को पैसे ज़्यादा दे दिए गए, किसी को पैसे कम दे दिए गए, इस किस्म की बेशुमार चीज़ें बजट डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। लेकिन ये कुछ चंद शरारती सी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अब बात करते हैं आईनी इदारे की। आपको मालूम है कि बजट से ठीक 2 दिन पहले हुकूमत ने 21 जो एक्ट्स हैं, बिल हैं, वो नेशनल असम्बली से पास कराए और उसमें एक बिल था इंतखाबी इस्लाहात के मुतल्लिक। अब इंतखाबी इस्लाहात का मामला चूँकि बराह रास्त रिलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अहम आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने परसों एक अहम इजलास तलब कर लिया जिसमें ये आईनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात की जाएगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, और ये आपके लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर होगी, कि हुकूमत ने जो वोटर्स की रजिस्ट्रेशन का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन से वापस ले लिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी वोटर का नाम जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उसमें शामिल कर सकेगी और ना ही उसको निकाल सकेगी। और इस काम के लिए हुकूमत ने अब जिस इदारे को मुंतखब किया है उसका नाम है नादरा, और नादरा के लिए एक नए जो चीफ़ हैं उसकी अपॉइंटमेंट का ऑर्डर जारी कर दिया गया है और तारिक मलिक साहब को दोबारा चेयरमैन नादरा लगाने का फ़ैसला किया हुकूमत ने। और ये वही तारिक मलिक साहब हैं जिनको नवाज़ शरीफ साहब के दौर में ओहदे से हटाया गया था, और ये कहा गया था उस वक्त भी कि ये जिस मामले से मुंसलिक हैं, यानी कि ये जो नादरा का डाटाबेस है इनका, इसके साथ किसी किस्म की कोई इनके पास तालीमी काबिलियत नहीं है, और उनकी जगह पर जिन साहब को लगाया गया था वो MIT के फारग तहसील थे। लिहाजा एक पूरा प्लान हुकूमत ने इस मामले में तैयार कर लिया है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांधने हैं और उसके बाद अगले इलेक्शन को किस तरीके से मैनेज करना है। और इस सूरत हाल पर अब इलेक्शन कमीशन ने पीर वाले दिन एक अहम इजलास तलब कर लिया जिसमें जिसकी सरबराही जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब करेंगे, और चारों सूबों के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। और इसके बाद अब हमारी अपोजिशन को आ जाता है होश कि जनाब ये इतना कुछ हो गया और हम अभी तक खामोश बैठे हैं। हुकूमत ने हमें एक तरफ तो बातचीत का कहा कि जनाब आएँ बातचीत करें, उस वक्त हम पहाड़ पे चढ़े हुए थे, लेकिन जब हुकूमत ने बिल पास कर दिया तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो हमारे साथ बहुत हाथ हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाती हैं और जो इस्लाहात का मामला है वो आगे बढ़ जाता है तो फिर हमारे हाथ तो कुछ नहीं आएगा। लिहाजा अब उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की भी ज़रूरत पेश आई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने इस मामले पर हुकूमत पर एक बड़ी तनकीद किया। उन्होंने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके अंदर उन्होंने PTI पर कहा कि PTI अगला इलेक्शन चोरी करना चाहती है। ये एहसन इकबाल साहब को आखिरकार पता चल गया कि जो PTI है वो अगला इलेक्शन चोरी करना चाहती है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि यकतरफ़ा तौर पर हुकूमत ने इंतखाबी कवानीन को तब्दील किया है, और ये जो तब्दीली है इससे ये बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान में आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक़्त ये सारा मामला चल रहा था तो उस वक़्त हुकूमत ने क्यों, अपोजिशन ने क्यों ख़ुद को इस सारे अमल से
अलग रख के आपस में दस्तो गिरबान होके आपस में एक दूसरे की दाढ़ियाँ नोचने के बाद अब ये शोर मचाने का क्या फ़ायदा। ये तो बादज मर्ग व वेला है। या तो एहसन इकबाल साहब ये कहें कि जनाब हम तमाम अपोजिशन को दोबारा इकट्ठा करेंगे, दोबारा इस सारे मामले को टेकअप करेंगे, हुकूमत ने गलत तरीके से कानून पास कराया, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी ये दरमियान में ये जो गू मगू की कैफियत है वो उसमें जारी है। नुक्ता उन्होंने एक उठाया, उसमें उन्होंने कहा कि जी 30 लाख जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाने का प्लान तैयार किया गया और अगर उसमें से सिर्फ 25,000 जो मशीनें हैं उनकी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए तो वो ख़ास नौइयत के जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स हैं वो जारी करेंगे, जिसके नतीजे में जो जीता हुआ है वो हार जाएगा, जो हारा हुआ है वो जीत जाएगा। तो यही तो इलेक्शन मैनिपुलेशन है जो होती है हर दफ़ा हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर। और ये बात भी उनकी ठीक है कि फवाद चौधरी साहब ख़ुद तो आईटी के बहुत बड़े पीर फ़कीर बनते हैं, लेकिन असल मामला उनका ये कहना है कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि मशीन किस तरह काम करती है और मशीनों के अंदर किस तरीके से छेड़खानी की जा सकती है और किस तरीके से मशीनों से अपनी मतलब की चीज़ें बनाई जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम तमाम अपोजिशन जमातों से मुशावरत करेंगे और मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो काश एहसन साहब ये मिलकर आगे बढ़ने वाला काम हम पहले ही इसको आगे बढ़ा लेते तो आज हमें कम से कम ये दिन ना देखने पड़ते। क्योंकि ये अगर हम इस बात पर गौर करें कि हमने जो एक इत्तेहाद की वजह से, अपोजिशन इत्तेहाद की वजह से जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर को बिल्ड कर दिया था, वो अपोजिशन ने अपनी लड़ाई की वजह से उस प्रेशर को हटा दिया। अब दोबारा वो प्रेशर बनते बनते बनेगा और उस प्रेशर के आने से पहले कुछ और तब्दीलियां भी रूनुमा हो सकती हैं और वो बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं लग रही मुझे, क्योंकि मैंने आपको कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि बजट के बाद ही असल गेम का आगाज़ होना है और वो उसने इस पर हो ही जाना है। लेकिन हुकूमत अपोजिशन को अब भी चाहिए, अभी भी वक्त है अपोजिशन के पास कि वो ये जो इलेक्शन कमीशन के हाथों को मजबूत करे, उसका साथ दे और उसके बाद इस सारे मामले को चैलेंज करे अदालत उज़्मा में, ताकि इस पर कोई फ़ैसला कुन नतीजा हासिल किया जा सके। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।